नमस्कार। हमने इसके पहले की वीडियो में जब आपसे बात की थी तो हम लॉक के सामाजिक अनुबंध की बात कर रहे थे, और जब हम इस बात पे चर्चा चल रही थी कि यदि लॉक की प्राकृतिक अवस्था अच्छी है, परस्पर प्रेम और सद्भाव की है, सहयोग की है और व्यक्ति की अंतर्निहित नैसर्गिक जो स्वाभाविक अच्छाई है, जो उसकी नैतिकता है, जो उसकी विवेकशीलता है, वह उस प्राकृतिक अवस्था को नैतिक बनाती है, एक अच्छी व्यवस्था के रूप में बनाती है, तो आखिर अनुबंध की आवश्यकता लॉक के चिंतन में क्यों दिखाई देता है, या लॉक इस अनुबंध की बात क्यों करता है। हॉब्स जहां अनुबंध की बात प्राकृतिक अवस्था की कमियों को दूर करने के लिए करता है, वहीं लॉक के चिंतन में प्राकृतिक अवस्था एक अच्छी अवस्था है। स्वाभाविक तौर पे वो, चूंकि व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, वो नैतिक भी है और विवेकशील भी है, और इस रूप में जो परस्पर प्रेम सद्भाव और जो सहायता की स्थिति है, म्यूचुअल पीस, गुडविल एंड असिस्टेंस की जो प्राकृतिक अवस्था है, उसमें व्यक्ति रहता है, तो इस अनुबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लॉक, जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा कि लॉक एक सामान्य बुद्धि का दार्शनिक है, चिंतक है। वो हॉब्स की तरह तार्किक बिंदुओं पर उतना जोर नहीं देता, और वो ये कहता है कि यद्यपि कि प्राकृतिक अवस्था अच्छी है और व्यक्ति अपनी नैसर्गिक जो उसकी नैतिकता है, व्यक्ति एक नैतिक कर्ता के रूप में काम करता है, और वो उसकी जो नैतिकता है उसे स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करती है, और व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप में रहता है, और प्राकृतिक अवस्था नैतिकता के नियमों से, प्राकृतिक कानूनों के नियमों से संचालित होती है। उसके बाद भी व्यक्ति के व्यवहार की जटिलता, या यूं कह लें जो व्यक्ति के व्यवहार के अपवाद स्वरूप स्थिति के कारण कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति उस प्राकृतिक अवस्था के जो प्राकृतिक कानून के जो नियम हैं, जो नैतिकता के नियम हैं, उन नियमों की अवहेलना करके उस प्राकृतिक अवस्था की अच्छाइयों का अतिक्रमण कर सकता है, या प्राकृतिक अवस्था की जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का वो अतिक्रमण कर सकता है, और उसका असर न सिर्फ व्यक्ति के या कुछ लोगों के जीवन व्यवस्था पर पड़ता है, बल्कि उसका असर पूरे सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। जैसा कि हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि आज हम इस कोरोना पैंडेमिक में, जो कोरोना की महामारी है, उसमें हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं, और यदि कोई इस लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करता है, स्वाभाविक तौर पे लगभग सभी लोग इस लॉकडाउन या सरकार की जो आदेश और निर्देश हैं उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन यदि कुछ लोग अपवाद स्वरूप स्थितियों में इसकी अवहेलना करते हैं, तो उस अवहेलना का जो परिणाम है वो सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है या कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसकी जो परिणति है वह पूरे समाज की व्यवस्था पर दिखाई देती है, या समाज की व्यवस्था पर पड़नी स्वाभाविक है। और यही चीज व्यक्ति के इस व्यवहार की जटिलता के कारण सामान्य परिस्थितियों में भी लागू होता है कि यदि व्यक्ति अच्छा है, सब कुछ प्राकृतिक अवस्था अच्छी है, लेकिन यदि कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियां आती हैं और व्यक्ति के व्यवहार की जटिलता आती है, या व्यक्ति अपनी स्वाभाविक अच्छाई से हट करके, नैसर्गिक अच्छाई से हट करके, नैसर्गिक नैतिकता के नियमों से हट करके कुछ अन्य व्यवहार करता है, तो वह उन प्राकृतिक अवस्था की स्थितियों को एक तरह से अव्यवस्थित करता है, और उस अव्यवस्था का असर निरंतर उस अव्यवस्था पर पड़ता है।
तो एक अव्यवस्थित समाज या यूं कह ले कि एक अराजक व्यवस्था के उत्पन्न होने का खतरा व्यक्ति के इस अपवाद स्वरूप व्यवहार के कारण दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ द एबरेशन इन बिहेवियर there is a chance, there is a possibility that this state of nature will differ, will deviate from its intrinsic goodness. इस स्थिति में लोग प्राकृतिक अवस्था की जो आधारभूत अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को बनाए रखने के लिए, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या उस नैतिकता के नैसर्गिक मापदंडों को बनाए रखने के लिए जिसके कारण व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दावा करता है और व्यक्ति अपने आप को नैतिक बनाता है, उन स्थितियों को बनाए रखने के लिए लॉक ये मानता है कि उस सामाजिक व्यवस्था में मजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता होगी या दंडाधिकारियों की आवश्यकता होगी जो उन व्यक्तियों को या उन लोगों के व्यवहार का नियमन कर पाएंगे, उनको नियंत्रित कर पाएंगे, उनको एक व्यवस्थित जीवन या जो व्यवस्थित जीवन के जो नियम हैं, जो नैतिकता के नियम हैं, उन नैतिकता के नियमों के अनुरूप जो है उनको नियंत्रित कर पाएंगे। इसके लिए जो मजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता होगी, राज्य की आवश्यकता होगी, सरकार की आवश्यकता होगी। और इसलिए लॉ प्राकृतिक अवस्था की अच्छाई होते हुए भी वह सामाजिक अनुबंध की बात करता है। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था यद्यपि की बहुत अच्छी है और उसमें व्यक्ति नैतिक है, स्वाभाविक उसकी अच्छाइयां हैं, वो परस्पर प्रेम सद्भाव पूर्ण वातावरण में रह रहा है। प्राकृतिक अवस्था जो है वह शांति सद्भाव और सहयोग की है, जिसमें कि व्यक्ति स्वतंत्र है, उसकी समानता है। लेकिन इस स्थिति से अनुबंध के बाद लॉक यद्यपि कि उसकी जो स्वतंत्रता का जो गुण है वह उसके पास, व्यक्ति के पास बना रह रहा है। हॉब्स इसलिए अनुबंध से वापस जाने की अनुमति नहीं देता कि वह प्राकृतिक अवस्था की कमियों की तरफ चला जाएगा, वह ऐसी अवस्था में चला जाएगा जो कि एकाकी द्विधीन पाशविक घृणित और क्षमंगुर होगा। लेकिन लॉक यह कहता है कि यदि एक बार अनुबंध होने के बाद वापस उस कालक्रम को हम पीछे नहीं ले आ सकते या उस ये समय की अपनी एक विशिष्टता है कि हम समय की धारा में हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बार अनुबंध होने के बाद चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, हम उस अवस्था की तरफ नहीं जा सकते या उस अवस्था की तरफ नहीं जाएंगे, प्राकृतिक अवस्था की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहां जो अनुबंध होगा वह दो प्रकार के अनुबंधों की बात करता है, जैसे कि इसकी पुस्तक के शीर्षक से भी हम स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। दो अनुबंध की बात करता है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इस अनुबंध में पहले स्तर पर वह नागरिक समाज के निर्माण की बात करता है और दूसरे स्तर पर नागरिक सरकार, सिविल सोसाइटी एंड सिविल गवर्नमेंट। इस अनुबंध के द्वारा एक स्तर पर नागरिक समाज का निर्माण हो रहा है और दूसरे स्तर पर नागरिक सरकार का। और यहां यद्यपि कि प्राकृतिक अवस्था अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि प्राकृतिक अवस्था की तरफ व्यक्ति को नहीं जाना है, इसलिए इस और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की जो शासन करने का गुण है वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है लॉ के सिद्धांत में। तो अब किस तरह से इन दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी अक्षुण्ण बनी रहे, व्यक्ति की नैसर्गिक नैतिकता के गुण भी उसके पास बने रहें, व्यक्ति स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के नैतिक नियमों के साथ, प्राकृतिक कानून के नियमों के साथ उसमें रहे और उसके साथ ही साथ वह जो अनुबंध के द्वारा व्यवस्थाएं बनी है उन व्यवस्थाओं में भी बना रहे। तो वह कहता है कि जो सरकार बन रही है या जो सरकार बनेगी वो वास्तव में इसमें व्यक्ति की
जो स्वतंत्रता है वह समाप्त नहीं होगी, या व्यक्ति का जो शासन करने का जो गुण है वह मूल रूप से इस व्यक्ति के पास रहेगा। वह जो उस समाज में रहने वाला व्यक्ति है वह वास्तव में अपने शासन करने के गुण को अपने पास ही धारित करेगा, वह इस सरकार को नहीं देगा, या इस जो अनुबंध के द्वारा जो भी व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था के तहत वह इसको प्रदान नहीं कर रहा है। तो फिर वो क्या दे रहा है? वो प्रश्न फिर यहां पे आ रहा है कि यदि वो अपनी स्वतंत्रता नहीं दे रहा है तो वह क्या दे रहा है? यह जो स्वतंत्रता या जो शासन करने का गुण है वह सिर्फ एक ट्रस्ट के रूप में एक निश्चित समयावधि के लिए हस्तांतरित किया जा रहा है। मूल रूप से अपने शासन करने का जो अधिकार है वह व्यक्ति के पास बना हुआ है। व्यक्ति जो है वह अपनी स्वतंत्रता और अपने उस शासन करने के गुण को अपने पास ही धारित करता है। मूल रूप में वास्तव में वह एक ट्रस्ट के रूप में, एक न्यास के रूप में अपने शासन करने के गुण को कुछ शर्तों के साथ या कुछ अपेक्षाओं के आधार पर किसी सरकार या राज्य को हस्तांतरित करता है, और जिसका मूल जो आधार है वह व्यक्ति के पास सुरक्षित बना हुआ है। यानी व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के रूप में अपना एक, जैसे हम आज चुनाव में वोट करते हैं तो हम अपना प्रतिनिधि चयन करते हैं, वास्तव में शासन हम करते हैं। तो यहां पर व्यक्ति के शासन, चूंकि व्यक्ति के जो शासन करने का गुण है उसकी स्वतंत्रता उसको नैतिक बनाती है, और यहां यदि इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी तो उसके नैतिकता के गुण भी समाप्त हो जाएंगे। तो प्राकृतिक व्यवस्था की जो अच्छाइयां हैं या जो उसके नैतिकता के जो नियम हैं, नैसर्गिक नियम हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक हानि होगी, या व्यक्ति की स्वतंत्रता जब नहीं रहेगी तो वह अपने आप को नैतिककर्ता के रूप में भी नहीं देख पाएगा। तो यहां पर वह, और चूंकि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति एक रेशनल बीइंग है, इसलिए वह नैतिक और विवेकशील होने के नाते उसके पास शासन करने का गुण है। तो उस शासन करने के गुण के साथ जब उसके पास ये क्षमता है तो वह एक कुछ निश्चित समय के लिए वह अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति या समुदाय को सौंपता है, जो कि नागरिक सरकार के रूप में। यहां पे दो प्रकार के अनुबंध हो रहे हैं, जिसमें पहले ही बताया था, नागरिक समाज और सरकार। यहां पे यानी इस अनुबंध से वापस जाने पर व्यक्ति इस प्राकृतिक अवस्था में नहीं जा रहा है, बल्कि यह प्राकृतिक अवस्था में नहीं जा रहा है, बल्कि इस अनुबंध के समाप्त होने के बाद व्यक्ति इस नागरिक समाज की अवस्था में रह रहा है। यानी समाज की स्थिति बनी रहेगी, समाज बना हुआ है। केवल सरकार जो कि एक ट्रस्ट के रूप में, एक न्यास के रूप में स्थापित हो रहा है, वो अनुबंध समाप्त हो रहा है, और इस नए अनुबंध के द्वारा वह दूसरी सरकार को या नागरिक समाज दूसरे सरकार को वो ट्रस्ट या जो अपना विश्वास है वो सौंप सकता है। और इस आधार पर लॉक जो है दो अनुबंधों की बात करता है कि इस अनुबंध से वापस होने के बावजूद भी वह इस प्राकृतिक अवस्था में जा रहा है, और इसके इसी तरह से राज्य का अस्तित्व सामने आया होगा। और इस आधार पर लॉक जो है वह ब्रिटेन में उन तत्कालीन परिस्थितियों में संसदात्मक जो व्यवस्था है या संसदीय व्यवस्था है उसका समर्थन करता है, और राजतंत्र की जगह वह संसदीय व्यवस्था का समर्थक है। और उसकी जो संप्रभुता है, जहां पर हॉब्स निरंकुश संप्रभुता की बात करता है, लॉक लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है। यानी वास्तव में जो संप्रभुता है वह लोगों में ही निवास करेगी। यह लोकप्रिय संप्रभुता इन व्यक्तियों में ही निवास करेगी, और लोग ही इस संप्रभुता का उपभोग कर पाएंगे, उपयोग करेंगे। किसके माध्यम से? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो कि एक ट्रस्ट के रूप में सरकार का निर्माण कर रहे हैं। और सरकार यदि उनकी अपेक्षाओं, उनकी जरूरतों के अनुरूप काम कर रही है तो पुनः वो अपना एक विश्वास उस सरकार में आरोपित करेंगे, और यदि वो सरकार उनकी अपेक्षाओं और विश्वास के अनुरूप काम नहीं कर रही है तो वह उससे वापस लेंगे। जैसे कि ठीक हम अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं और यदि संतुष्ट नहीं होते उसकी सेवाओं से तो हम उसको वापस लेते हैं, उसी प्रकार से यहां भी ये बात लागू होती है। और इस आधार पर संसदीय व्यवस्था का समर्थन करता है। लॉ कहता है कि बहुमत के द्वारा जो है वह अल्पमत पर शासन करना एक नैतिक अधिकार है, वो एक नैतिक उसका अधिकार है। और इस रूप में वह इस
बात की वकालत करता है कि राज्य जो है वो मर्यादित राज्य है, जिसमें कि क्या होगा, विधि का शासन होगा। रूल ऑफ लॉ की बात करता है, यह मर्यादित राज्य है, यह निरंकुश राज्य नहीं है। और इसकी जो मर्यादा है वह लोगों की लोकप्रिय संप्रभुता और नैतिकता के नियमों से मर्यादित हो रहा है। लोकप्रिय संप्रभुता से यह राज्य मर्यादित हो रहा है, जिसमें इसका काम सिर्फ एक पुलिस स्टेट का काम है, जिसमें सिर्फ एक जो है राज्य एक चौकीदार की तरह, एक अंपायर की तरह अपनी भूमिका निभाता है, जिसका जो दायित्व है वह सिर्फ और सिर्फ लोगों की जो सुरक्षा, उसकी जो सुव्यवस्था और न्याय, ये तीन जो महत्वपूर्ण काम हैं वो राज्य करता है। राज्य का कार्य निषेधात्मक है, वह जो है लोगों की सुरक्षा का काम करता है, लोगों की उस सुव्यवस्था का काम करता है और न्याय का दायित्व निर्वहन करता है। और जिसका आधार क्या है, जिसका आधार है विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। और ये विधि कौन बना रहा है, ये विधि का आधार जो है यह किसके पास है, संसद के पास है, या जो लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है उसके पास है। यानी वास्तव में लोगों के पास ही अंतिम अधिकार है। और इस विधि के शासन में, विधि का शासन इसलिए है जो कि समुदाय की भलाई की बात करता है, यद्यपि कि वह बहुमत के शासन को अल्पमत के ऊपर एक उसका नैतिक अधिकार मानता है, तथापि अल्पमत के भी विचारों के या अल्पमत के जो अभिव्यक्ति है, जो अल्पमत के जो बातें हैं, उनको भी वह यथोचित सम्मान देने की बात करता है। तो इस रूप में लॉक जो है वह राज्य की अवधारणा की बात करता है और कहता है कि किस प्रकार से इस सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राज्य अपने अस्तित्व में आया होगा। और इन प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर वह मर्यादित राज्य की बात करता है, एक सीमित राज्य की बात करता है और अपने उन प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हुए लॉक उदारवाद की उन संकल्पनाओं का आधार प्रस्तुत करता है, जो कि उसको उदारवाद के जनक के रूप में स्थापित करते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो लेक्चर है आपको थोड़ा बहुत इसमें कुछ स्पष्टता मिली होगी। आगे के लेक्चर में हम और बात करेंगे। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।